रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं तोशु बोलता है, ये मम्मी है ना, इन्होंने इतने सफ़र तय कर लिए हैं कि देश की सड़कें ही ख़त्म हो गई है। कोई मम्मी से पूछो तो सही, ये नए सफ़र हो कहाँ रहे हैं। इधर पाकी बोलती है, हाँ तोशु भाई, मम्मी हमेशा नए सफ़र करती रहती है, लेकिन घूम फिर कर इनको लौट कर वापस यहाँ अहमदाबाद में ही आना होता है। तभी यहाँ पर वो दोनों अपने सामने अन्नू को देखते हैं तो वो दोनों चुप ही हो जाते हैं। पाकी डर जाती है, वो बोलती है, नहीं मम्मी प्लीज़ थप्पड़ नहीं मारना। अनु बोलती है, बोलो ना तुम लोग क्या बोल रहे थे। पाकी बोलती है, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, तोशु भाई बोल रहे थे। अनु बोलती है, तोशु तू बोल। तोशु बोलता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। अनु बोलती है, मैं ही बोलती हूँ, रुको। तुम लोग यही कहना चाहते थे ना, ये अनुपमा रोज़ रोज़ कौन से नए देश ढूंढती है, हर रोज़ रोज़ ये नए सफ़र पर निकल जाती है। पूरे विश्व में युग शुरू हो रहे हैं, लेकिन इस औरत के नए सफ़र ख़त्म नहीं हो रहे। तुम लोग यही सोच रहे हो ना मेरे बारे में। लोग 10,000 कदम में भी थक जाते हैं, लेकिन इस औरत ने 10 करोड़ कदम चल लिए हैं, लेकिन फिर भी नहीं थक रही। इसके वजह से तो इसके चप्पल जूते थक गए हैं, लेकिन ये औरत है जो कभी थकती ही नहीं है, हर रोज़ नए सफ़र पर चल देती है। ये जो सफ़र होते हैं ये शुरू तो बहुत खुशियों से होते हैं, लेकिन लास्ट में एकदम फुस हो जाते हैं। तुम लोग यही कहना चाहते थे ना। तभी यहाँ बा आ जाती है। बा बोलती है, ये लोग सही बोल रहे हैं, देख इस उम्र में तुझे पूजा पाठ करनी चाहिए। लेकिन नहीं अनुपमा, तेरे सिर्फ 3 ही शौक है, एक तो नए सफ़र करना, दूसरा नए नए बच्चों को अपने पास लेकर आना, और तीसरा बेसहारा लोगों का सहारा बनना, उनको अपने घर में ले आना। देख अनुपमा, देविका के पास कॉल कर उसको बोल दे कि वो अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाए। और हाँ, तुझे अनु की रसोई फिर से क्यों ही स्टार्ट करनी है, सब कुछ ठीक चल रहा है ना। अनु सोचती है, चलो अच्छा है, बा को दिग्विजय जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बा बोलती है, तू किनारे पर खड़ी रहना, तुझे बार बार क्यों ही मझधार में उतरना है। अनु बोलती है, कश्ती मझधार में उतरने के लिए ही बनी होती है, अगर वो किनारे पर खड़ी रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन वो सोपिश बन जाएगी। जब तक सांस तब तक आस, कहावत ये है, लेकिन कहावत को ऐसे होना चाहिए कि जब तक सांस तब तक संघर्ष। लोग पता नहीं क्यों संघर्ष से घबराते हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझते, जीता वही है जो संघर्ष करता रहता है। जिंदा वो है जो धारा की विपरीत चले, जो संघर्ष करे, जो हाथ पैर मारे। वरना बहना है तो बहनी को तो लाश भी बह जाती है। ये जो संघर्ष है, लड़ाई है, ये जीवन की सज़ा नहीं है, ये तो जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है बा। मेरे नए सफ़र पर अगर आप हंसो, मेरे बच्चे हंसे, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उल्टा मुझे खुशी होती है कि चलो अच्छी बात है, मेरी वजह से किसी को खुशी तो मिल रही है। आजकल हंसना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना। बा चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं तो नए सफ़र पर जाऊंगी। लोगों के दिल में इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती, हर दिन होता है वो नया सफ़र ही होता है। कुछ लोग नई चुनौतियों से पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कान्हा जी का नाम लेते हैं और मेरी तरह आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद भले ही चाहे मैं गिरूं, उठूं या फिर बार बार टूट जाऊं, लेकिन ये जो नई चुनौती, नया संघर्ष है ना, ये इंसान को नया बना देते हैं। बा मैं क्या करूं, घर पर बैठी बैठी मोबाइल देखती रहूं, पड़ी रहूं, टीवी देखती रहूं और ऐसे ही मेरे जीवन ख़त्म हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना, मुझे तो अपने नए सफ़र में ही खुशी मिलती है। मैंने अपने नए सफ़र में नए दोस्त बनाए हैं, नए रिश्ते बनाए हैं, क्या कुछ नहीं सीखा है। भाग्य की ठोकर ने मुझे नया बनाया है। अनुजयु को आवाज़ लगाती है। इधर तोशु बोलता है, मम्मी ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने इस नए सफ़र में कमाया क्या है, जीरो। पाकी बोलती है, नहीं नहीं, कमाए तो करोड़ों हैं, लेकिन लुटा भी थी ये करोड़ों ही। मम्मी आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा कर रखा है, सिर्फ रिश्तों के अलावा सारे के सारे पैसे आपने सब कुछ दान कर दिया। अनु बोलती है, बेटा जो रिश्ते होते हैं ना, वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होते हैं। जिस दिन तुम दोनों को ये बात समझ आ जाएगी ना, तुम दोनों का जीवन भी सुधर जाएगा। तोशु बोलता है, मुझे अनु की रसोई का किराया चाहिए। अनु बोलती है, किराया उसको दिया जाता है जो मालिक होता है, जो खैरात पर रह रहे होते हैं, किराया उनको नहीं दिया जाता। तो अनु की रसोई का मालिक नहीं है, बाबूजी मालिक हैं। और हाँ देख तोशु, तेरी जो आइसक्रीम है ना वो पिघल गई है, जो हाथ में बचा है ना उसी में खुश रहे। अनु जयू को लाने के लिए चली जाती है। इधर तोशु बोलता है, वाह नए सफ़र के नाम पर नया तूफान आने वाला है, ये बात आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। आगे हम दिग्विजय और बंकू को देखते हैं जो मार्केट में जा रहे होते हैं। दिग्विजय बोलता है, बंकू देख कर चलना, यहाँ पर लोग इतने ठीक से देख कर नहीं चलते हैं। तभी यहाँ पर बंकू ईशू को देखता है। ईशू यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रही होती है। एक चोर आता है और वो ईशानी का फ़ोन लेकर भाग जाता है। बंकू उस आदमी के पीछे भागता है, उसके फ़ोन बचा लेता है। तभी यहाँ पर ईशू पहुँच जाती है। ईशू बोलती है, तुम चोर हो, तुमने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया। बंकू बोलता है, नहीं मैंने फ़ोन चोरी नहीं किया, मैंने आपका फ़ोन बचाया है, चोर तो वो था, वो भाग गया। ईशू बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद देखा था, तुम ही थे जिसने मेरा फ़ोन चुराया और भाग गए। सुनो, ये मेरा शहर है, मेरा घर है, अगर यहाँ पर कोई चोरी करेगा ना तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूँगी। आसपास लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इसकी तो पिटाई होनी चाहिए। ईशू बोलते हैं, हाँ इसी ने मेरा फ़ोन चुराया है।
सब लोग मिलकर बंकू को पीटने वाले होते हैं। इधर बंकू बोल रहा होता है प्लीज़ सर आप मुझे बचाइए। तभी यहाँ पर दिग्विजय पहुँच जाता है। दिग्विजय बोलता है पहली बुरी बात तो सुन लो। इधर बंकू बताता है सर मैंने तो इनका फ़ोन बचाया था, चोर फ़ोन लेकर भाग गया था। इशू बोलती है नहीं, इसी ने मेरे फ़ोन की चोरी की है। दिग्विजय बोलता है मैंने देखा था आप लापरवाही से वीडियो बना रही थी। अगर ऐसे ही लापरवाही रहोगी ना तो फिर कोई ना कोई चोर आएगा और फ़ोन चुरा कर भाग ही जाएगा। कोई मेरी तरह होता ना तो अपने रास्ते से जा रहा होता, लेकिन नहीं, बंकू तो चोर के पीछे भागा, इसने आपके फ़ोन को भी बचा लिया। बंकू बोलता है सर रहने दीजिए, ये इनका शहर है, जो चाहे ये कर सकती है। बंकू बोलता है सर प्लीज़ यहाँ से चलिए। इधर इशू बोलती है आई एम सॉरी। बंकू बोलता है कि आई एम सॉरी, आप किसी बेगुनाह पर बस ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देती हो। बंकू दिग्विजय वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम अनु और जयू को देखते हैं, दोनों घर की तरफ आ रही होती है। तभी अनु को बार बार उस भिखारी की बातें याद आती है। इधर जयू के हाथ से बॉल गिर जाती है। अनु बोलती है कि तू और तेरी बॉल टिक कर नहीं रह सकते। जयू बोलती है अनु माँ टिक कर तो घर पर रहते हैं ना, लेकिन मैं तो फिलहाल रास्ते के अंदर हूँ। अनु अपसेट सी हो जाती है। जयू बोलती है क्या हुआ अनु माँ। अनु बोलती है तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, लेकिन तेरी अनुमा का तो कोई घर ही नहीं है, तभी तो तेरी अनुमा टिकती नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ। अनु सोच रही होती है हर पंछी का भी घोंसला होता है, लेकिन मेरा तो कोई घर भी नहीं है। तभी अनु सामने वाले घर पर दिखती है, वो घर बेचने के लिए होता है। अनु सोचती है हाउस फॉर सेल, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन हर कोई हमेशा सफ़र पर भी तो नहीं होता, कभी तो रुक कर आराम भी करना होता है। एक दिन मेरा अपना भी घर होगा। अनु बोलती है पहले माँ के साथ ही माँ के घर में थी, फिर वहाँ से पराई हो गई, पराई घर में आई, उस घर को मैंने बचाया, लेकिन फिर भी वो घर मेरा नहीं हुआ। औरत हर घर को अपना घर समझती है, लेकिन जो मालिक होता है वो कभी भी बोल देता है कि निकल जाओ मेरे घर से। अनुज से शादी हुई, मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर से मैं सड़क पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाद कभी इधर कभी उधर, बस ऐसे ही चलता रहा। मैंने तो हर घर को अपना माना, लेकिन किसी भी घर ने मुझे अपना नहीं माना, सारे घरों ने मुझे पराया ही माना। जयू बोलती है लेकिन अनुमा हम घर में रह रहे हैं ना। अनु बोलती है हाँ, बस हम उस मकान में रह रहे हैं, घर तो बसाया जाता है। हमें एक ऐसे घर में बसना है जो सिर्फ तेरी अनुमा का हो, तेरा हो। वहाँ हमें कोई नहीं कह पाएगा कि तुम लोग इस घर से निकल जाओ। कोई नहीं बोलेगा इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जयू बोलती है अनुमा क्या हुआ। अनु बोलती है कुछ नहीं, चल हमें जल्दी चलना है। आगे हम राही और श्रुति को देखते हैं। राही बोलती है आपकी लाइफ में कोई और आया नहीं। श्रुति बोलती है कि हाँ, अनुज के बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आया। ये मानो कि तुम और अनुज, तुम दोनों ही मेरी पूरी ज़िंदगी हो। मैंने अपने आप को काम में डुबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करती थी, तुम दोनों को बहुत ज़्यादा याद करती थी। इधर हम प्रेम को देखते हैं। वो सोच रहा होता है मैं राही को मनाना चाह रहा था, मुझे राही से माफ़ी मांगनी थी, उससे बात करनी थी, लेकिन श्रुति जी यहाँ आ गई, अब मैं क्या करूँ। इधर हम श्रुति को देखते हैं। वो बोलती है वैसे तुम मेरी बात छोड़ो, तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ ना। प्रेम और उसका परिवार अच्छे लग रहे हैं। राही बताती है कि सब लोग सच में अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा पति मिला है और बहुत ही अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तभी श्रुति बोलती है वैसे अनुपमा कहाँ पर है। वैसे तुम्हारा मायका भी अहमदाबाद में है, ससुराल भी अहमदाबाद में है, तो तुम अनुपमा से तो मिलती रहती होगी। राही जैसे ही अनु का नाम सुनती है तो वो चुप सी हो जाती है। श्रुति बोलती है मैं जब से आई हूँ नोटिस कर रही हूँ तुम कुछ परेशान सी हो। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने तुम्हारी और तुम्हारे ससुराल वालों की बात सुन ली थी। वो लोग और तुम अनुपमा के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। राही इमोशनल हो जाती है, वो श्रुति को गले लगा लेती है। आगे हम मोटिवा को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि ये श्रुति और राही, इन दोनों के बीच क्या बातें चल रही है, लेकिन ये श्रुति यहाँ पर अहमदाबाद क्यों आ गई है। तभी यहाँ गौतम आता है। वो बोलता है श्रुति को छोड़ो, वो भी अहमदाबाद आ गई है। मोटिवा बोलती है कौन आ गई है। गौतम बताता है कि अनुपमा जी दिग्विजय जी के साथ यहाँ पर अहमदाबाद आ चुकी है। मोटिवा बोलती है बट उसका तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका था ना। गौतम बोलता है यही तो बात है ना, जब उसके सामने एक रास्ता बंद होता है तो अनुपमा जी नया रास्ता ढूंढ ही लेती है। मोटिवा बोलती है ये राही की मुंह बोली मम्मी का आना कम था क्या, जो उसकी असली मम्मी भी यहाँ पर आ गई। गौतम बोलता है एक बात तो तय है मोटिवा, जब एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती तो एक शहर में एक लड़की की दो माएँ भी नहीं रह सकती। मोटिवा बोलती है मतलब विसात बीत चुकी है। गौतम बोलता है हाँ, और दो मोहरे भी तैयार है, एक तो श्रुति जी और दूसरा दिग्विजय। इधर हम श्रुति को देखते हैं। वो बोलती है अनुपमा ने ये बहुत गलत किया है। राही बोलती है नहीं, मम्मी ने गलत किया नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने बस सही को चुना और उसी वजह से गलत हो गया। श्रुति बोलती है कभी कभी हम सब सही करने के लिए फैसला लेते हैं, लेकिन गलत हो जाता है, जैसे कि मैंने भी गलती की। मैंने तुमको और अनुज दोनों को छोड़ने का फैसला किया, सोचा कि तुम दोनों खुश रहोगे, लेकिन नहीं। लेकिन देखो तुम मेरे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैंने यही सोचा था कि अनुपमा के साथ तुम खुश रहोगी। अगर वो तुम्हें खुशी नहीं दे सकती थी वो तुम्हें अपने साथ लेकर ही क्यों गई। तुम मेरे साथ कितनी ज़्यादा खुश थी, हम तीनों एक साथ एक यूनिट थे, एक फैमिली थे।
मुझे पता है अनुपमा ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, लेकिन उसकी वजह से हमारी फैमिली टूट गई। ना वो खुद अपनी फैमिली बना पाई, ना तो उसने तुम्हें कभी प्यार दिया और ना ही वो अनुज को अपना पाई। इधर राही बोलती है इन सब में मम्मी की कोई गलती नहीं है, मम्मी ने अपनी पूरी कोशिश की। श्रुति बोलती है हाँ मुझे पता है उसने पूरी कोशिश की होगी, लेकिन देखो गलती ना होते हुए भी सज़ा तुम्हें, मुझे और अनुज को मिली। माँ होते हुए भी तुम्हें अनाथ आश्रम में रहना पड़ा और अनुज को तुमसे दूर रहना पड़ा। मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन उसकी वजह से हमें कितने दुख मिले हैं और वो सारे दुख हम लोगों को सहन करने पड़ रहे हैं। तुमने उसको माफ़ कर दिया है और करोगी क्यों नहीं, आखिरकार वो तुम्हारी माँ है। लेकिन मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतने साल मैं चुप रही ये सोच कर कि तुम उसके साथ खुश हो। मुझे लग रहा है तुम्हें और अनुज को छोड़ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं वो गलती नहीं करती ना तो हम तीनों साथ होते। मैं कल भी तुम्हें अनुपमा से ज़्यादा प्यार करती थी और आज भी तुमसे अनुपमा से ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। राही बोलती है सॉरी श्रू, बट मम्मी है ना वो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। श्रुति बोलती है अच्छा तो फिर अनुपमा ने अपने उसूलों और अपनी बेटी में से अपनी बेटी को क्यों नहीं चुना। श्रुति सोच रही होती है राही इस बार हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता, मैं किसी को भी हम दोनों के बीच आने की इजाज़त नहीं दूंगी। आगे हम अनु को देखते हैं, वो दिग्विजय को कैफ़े की चाबी दे देती है। वो बोलती है जगह रेडी है, अब बस हम लोगों को रेडी होना है। बंकू बोलता है अब सब कुछ अच्छा ही होगा। बंकू जयू दोनों डांस करने लग जाते हैं। आगे हम श्रुति को देखते हैं जो बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए। तभी मोटिवा बोलती है कि आप अनुज कपाड़िया को भी जानती हैं, आपकी और अनुज कपाड़िया की शादी हो गई थी या फिर आप लोग ऐसे ही वहाँ पर रहते थे। इधर गौतम बोलता है अब तक तो सिर्फ अनुपमा जी थी और अब आप आ गई हैं। बस मोटिवा जान पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। आखिरकार हम राही के ससुराल वाले हैं तो हमें भी ध्यान होना चाहिए कि आप लोगों से रिश्ता कैसे निभाना है। श्रुति बोलती है मैं आप लोगों की बातों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और हाँ मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी, मैं श्रुति आहूजा आध्या यानी राही को अपनी बेटी मानती हूँ और हर माँ की तरह मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मेरी बेटी को तकलीफ़ देते हैं ना ही उन लोगों को मैं बर्दाश्त करूँगी। और आप लोग इससे ज़्यादा मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आप सर्च कीजिए मेरा काम और मेरे नाम के बारे में, आपको पता चल जाएगा। आप मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, मैं फिर यहाँ आऊँगी। श्रुति और आधे वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम गौतम को देखते हैं। गौतम श्रुति के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो बिज़नेस टाइकून है, इसके नेटवर्क भी काफ़ी जगह फैले हुए हैं, इसका बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। श्रुति आहूजा तुम हमारी समधन हो, तुमसे जान पहचान तो बढ़ानी ही पड़ेगी। श्रुति और राही गाड़ी के पास आते हैं, तभी यहाँ पर प्रेम होता है। श्रुति बोलती है तुम मुझे सी ऑफ करने के लिए आए हो। प्रेम बोलता है हम लोग अच्छे से आपका वेलकम नहीं कर पाए ना, मैंने आपके लिए मीठा बनाया है। श्रुति बोलती है तुम बहुत अच्छे हो, राही बहुत लकी है जो उसको तुम मिले हो, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें राही मिली है। राही भले ही खुद कितनी ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे लिए मुस्कुराती रहेगी। प्रेम प्लीज़ तुम इसकी वैल्यू करना। प्रेम बोलता है कि हर रोज़ मैं इसकी ज़्यादा वैल्यू करूँगा। श्रुति वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेम और राही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। प्रेम बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। राही देखती है कि उसके पास अंश का कॉल आ रहा है। राही बोलती है अंश बार बार मुझे कॉल कर रहा है, शायद कुछ इंपॉर्टेंट होगा। राही अंश से बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। इधर प्रेम सोच रहा होता है राही मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अगर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए मुझे कुछ दिन और वेट करना होगा ना तो मैं कर लूँगा। इधर हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है सर मैंने बोला था ना सावी का कैफ़े ज़रूर खुलेगा और वो भी उस जगह पर खुलेगा जहाँ पर मेरी अनु की रसोई की शुरुआत हुई थी। पंकु बोलता है दीदी आपने भी खाने पीने की जगह खोली थी। अनु को याद आता है उसने कैसे अनु की रसोई की शुरुआत की थी। अनु बताती है हाँ मैंने अनु की रसोई खोली थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चली नहीं। लेकिन हमारा जो लव यू जिंदगी कैफ़े है ना ये बहुत चलेगा और हर जगह फेमस भी हो जाएगा। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जयू बोलती है अनुमा आप सब लोग मिलकर मैजिक कर देना। दिग्विजय बोलता है हाँ बेटा ज़रूर मैजिक करेंगे। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे फाइनली अनु और श्रुति इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हो ही जाता है। यहाँ हम अनु को देखते हैं। वो सोचती है कि कैफ़े की शुरुआत करने से पहले मुझे माता रानी के दर्शन कर लेने चाहिए। वो मंदिर जाती है, उसी मंदिर में श्रुति भी आती है। यहाँ पर हम देखते हैं श्रुति का जो लॉकेट होता है वो अनुपमा के हाथ में गिर जाता है। अनु उस लॉकेट को ठीक से देख नहीं पाती, उसके हाथ से वो लॉकेट नीचे गिर जाता है। अनु श्रुति को आवाज़ लगाती है बट श्रुति वहाँ से जा चुकी होती है। जैसे ही वो लॉकेट नीचे गिरता है तो अनु उस लॉकेट में अनुज और आध्या इन दोनों की पिक्चर दिखती है। अनु ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वो सोचती है मेरे अनुज मेरी आध्या इन दोनों की फ़ोटो किसके पास हो सकती है। तभी यहाँ पर श्रुति आ जाती है और बताती है कि ये लॉकेट मेरा है। अनु श्रुति को देखकर काफ़ी हैरान होती है। वो उसको बोलती है श्रुति तुम यहाँ पर तुम कैसी हो। श्रुति बोलती है मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी के अंदर है, तुम ही सोचो मैं कैसी हो सकती हूँ।
श्रुति अनु के हाथ से उस लॉकेट को छीन लेती है। अनु बोलती है, मेरी बेटी अपनी माँ के साथ खुश है, तुम जब चाहो मेरी बेटी से मिलने आ सकती हो। श्रुति बोलती है, तुम सिर्फ उसके लिए नाम की माँ हो। अगर तुम उसका साथ दे रही होती तो राही है ना, वो बिल्कुल भी अकेली नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं श्रुति राही को अनुपमा से छीनने के लिए आती है। अनु ये देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वो सोचती है कि मुझे मेरी बेटी से बात करनी होगी, उसको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।